दादी को आके सूचित कर रहे थे कि बापू की हत्या हो गई है, आज घर में खाना नहीं बनेगा। दादी सहने लगी। वहां देखा कि रेडियो पर कमेंट्री चल रही है, लोग आवाज आ रही है कि कैसे बापू के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी है। और बीच खेल के मैदान में बीच में बैटरी चालित रेडियो चल रहा है और चारों तरफ झुंड के झुंड लोग बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं। आज भले ही जवाहरलाल नेहरू को गाली दे दे, लेकिन उस समय कोई जवाहरलाल नेहरू को 53, 54, 55 के समय में गाली दे दे, ये संभव नहीं। और लोगों में ये चर्चा थी, प्रभावती जी गांधी जी के साथ हैं और जयप्रकाश जी तो क्रांतिकारी हैं, पूरा परिवर्तन कर डालना चाहते हैं, गांधी जी के साथ नहीं है। मुझे याद है कि मुझे वो जब डांटते थे पढ़ाई के लिए तो ये बात जरूर कहते थे कि तुम्हें खूब पढ़ना है लेकिन नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है। तुम्हें नौकरी नहीं करनी है लेकिन पढ़ाई खूब करनी है, ज्ञान खूब हासिल करना है और देश के लिए समर्पित होना है। ऐसा माहौल था कि एक बाप अपने बेटे को देश के लिए तैयार कर रहा था। तो जयप्रकाश जी का उस क्षेत्र में प्रभाव था। शास्त्रीय समझ नहीं थी, लेकिन हमारा नेता है, क्रांतिकारी है, देश के लिए लड़ रहा है, ये भाव तो लोगों के मन में श्रद्धा के साथ था ही। और किस तरह से जब गांधी का प्रभाव आया और रिवॉल्वर फेंकने का मन बना, संकल्प बना, तो कहाँ जा करके गंगा के किनारे बालू के उसमें खोद करके और वो रिवॉल्वर रख दिया। नमस्कार। देशज आज से अपना एक नया एपिसोड शुरू कर रहा है, बरगदनामा। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए जो लोग सत्ता की तरफ नहीं गए और गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को जिन्होंने अपना आदर्श माना और गांधी मार्ग के पथिक बने रहे आजीवन, ऐसे लोगों को हम लोग इस श्रृंखला में लेकर आएंगे। आज हमारे साथ हैं गांधी विचार से जुड़े श्री रामचंद्र राही, जिन्होंने किशोरावस्था से यह राह पकड़ी और उसी राह पर अभी भी अपने दृढ़ संकल्प के साथ चल रहे हैं। बीच में बहुत सारे विपरीत माहौल बने, स्थितियां प्रतिकूल हुई, पर राही जी जैसे बहुतेरे लोग निराश हुए बगैर अपने काम में जुटे रहे। अपने धून के पक्के श्री रामचंद्र राही से बरगदनामा का यह कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ हैं हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार और कवि श्री प्रेम प्रकाश। मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं श्री रामचंद्र राही जी का और प्रेम प्रकाश जी का। नमस्कार। हम लोग जानना चाहेंगे उन आरंभिक दिनों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में आपसे। तो कैसी स्थितियां थी तब जब कोई बालक जो किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा है, वो इस दिशा की तरफ भी उसका रुझान होता था, उसमें परिवार का माहौल होगा। आज जैसी स्थिति नहीं होगी कि घर परिवार की तरफ से दबाव हो कि इतना रट्टा मारना है, इस तरह पढ़ाई करनी है और ऐसा कैरियर बनाना है। पर तब भी ऐसी स्थिति बहुत सारे परिवारों में रही होगी। आपके परिवार की स्थिति कैसे भिन्न थी, कौन लोग उसके नियामक थे, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद
मैं अपनी राम कहानी आपको सुनाऊं, ऐसा कोई महत्वपूर्ण उसका भाग मेरे सामने है नहीं, लेकिन आप सबके प्रेम और आग्रह के कारण अतीत को सामने रखने की, याद करने की कोशिश कर रहा हूं। बचपन की यादें होती हैं, स्मृतियां उभरती हैं, लेकिन उसके संदर्भ में समझ तो धीरे धीरे विकसित होती है। मेरा परिवार अंतर्विरोधों का केंद्र था। मेरे दादा गांव के मुखिया थे। उस जमाने में गांव का मुखिया यानी अंग्रेजी साम्राज्य का गांव में प्रतिनिधि, और मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी। परिवार दो भागों में था विभक्त। एक में पिताजी के समर्थक, उनके सबसे बड़े भाई, और हमारे मझले चाचा और मेरे दादा, ये एक साथ। दादी मेरे पिताजी के साथ समर्थक। इस तरह एक अंतर विरोध वाला परिवार था जिसमें मैं पैदा हुआ। मुझे बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी आया था कि जब स्वतंत्रता सेनानी मेरे पिताजी घर में बीमार थे और थाने से मालूम हुआ कि पुलिस आ रही है पकड़ने, और अगर पाए गए तो कुर्की हो जाएगी, तो हमारे दादाजी और चाचा उन्हें खटिया पर लिटाकर गंगा के पार कहीं परिचित के घर छोड़ आए। ऐसे परिवार में इस तरह की स्मृतियां बहुत हैं, लेकिन मुख्य उसका केंद्र बिंदु यही है कि एक अंतर्विरोध था। जो स्टेब्लिश्ड, एक स्थापित परिवार की धारा थी, वो अंग्रेज साम्राज्य के समर्थन में थी, और मैं उस पिता की संतान था जो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहा था, रोज रोज खतरे उठा रहा था, जेल जा रहा था, इस तरह का सिलसिला। तो ये मेरी पारिवारिक स्थिति थी, और मुझे इसका दंश भी झेलना पड़ता था। दो चीजें थी। मेरे गांव में केवल मेरे पिताजी थे स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक, बाकी सब एक सवर्णी गांव था, और सारे के सारे करीब करीब समर्थक साम्राज्य के, मेरे दादा के। लेकिन एक और दूसरा उसका पहलू ये था कि मुझे घर से उतना प्यार नहीं मिलता था जितना गांव से ज्यादा मिलता था। जहां जाओ प्यार से लोग बिठाते थे, स्वराजी का बेटा है, मुझको घर में बैठाते थे, प्यार से खिलाते थे। एक बार मुझे याद है कि प्राइमरी स्कूल में फीस देने के लिए चाचा ने मना कर दिया। 2 पैसा फीस लगती थी, उस 2 पैसे के लिए भी डांट के भगा दिया। और मैं स्कूल में गया, बच्चा था, रोता रोता गया कि चाचा ने फीस नहीं दी। हेडमास्टर ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता ना करो, फीस मैं जमा करूंगा तुम्हारी। ऐसा एक प्यार गांव से, समाज से मिल रहा था, ऐसा एक दंश झेल रहा था परिवार में। लेकिन परिवार में दादी का प्यार, दादी का संरक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि वही प्रभावी थी परिवार में। तो ये एक तरह की स्थिति थी जिसमें मेरा बालपन विकसित हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो याद में सुरक्षित है,
और मुझे हर 30 जनवरी को वो याद ताजी हो आती है। 30 जनवरी 1948 हमारा गांव बहुत इंटीरियर का गांव था, कोई सड़क नहीं, रेल नहीं। हालांकि गांव में इंटर कॉलेज तक था, स्कूल भी था, लेकिन कोई पक्की सड़क नहीं। दूर दराज के इंटीरियर गांव जिसको कह सकते हैं आप, उस तरह का गांव था। उसमें केवल हमारे इंटर कॉलेज में एक बैटरी से चलने वाला रेडियो था। सवेरे सवेरे मुझे अभी भी लगता है जैसे मेरे कानों में वो आवाज गूंजती हो। पिताजी मेरी माँ को आके मेरी दादी को, सॉरी, दादी को आके सूचित कर रहे थे कि बापू की हत्या हो गई है, आज घर में खाना नहीं बनेगा। दादी सहने लगी। दादी समझती नहीं थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने सबसे प्यारे बेटे को जेल भेजते समय आरती उतारी थी और कहा था पीठ दिखा के मत आना। ये बहुत सारी कहानियां हैं, जगह जगह की है, मेरे घर में भी ये थी। उसके कारण दादी का के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान था। उस दिन दादी से जब मैं जगा तो मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया है। सचमुच मेरे घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला। हालांकि दादा मेरे उतने अनुकूल नहीं थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें भी हिला दिया। हम अपने इंटर कॉलेज जो गांव में मेरे घर के थोड़ी दूर पर था, मेरे अपने खेत जमीन पर, तो वहां देखा कि रेडियो पर कमेंट्री चल रही है, लोग आवाज आ रही है कि कैसे बापू के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी है। और बीच खेल के मैदान में बीच में बैटरी चालित रेडियो चल रहा है और चारों तरफ झुंड के झुंड लोग बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं। ये दृश्य ये मैं भूल दूसरे नहीं ये सकता। दूसरे दिन की बात है, यानी 31 जी जी, जनवरी की दूसरे बात है। दिन जी। 31, हाँ 31 जनवरी को, क्योंकि ये तो आज का जमाना तो है नहीं कि उसी समय जानकारी मिले, और इतने इंटीरियर गांव में ये जानकारी तो भोर तक पहुंची थी हमारे घर में। पिताजी ने भोर में 31 जनवरी के भोर में माँ को, ये दादी को ये बताया था, अपनी माँ को। 31 जनवरी का पूरा दिन हमारे इंटर कॉलेज का खेल का मैदान भरा रहा। और मुझे लगता है कि लंबे अरसे तक उस दिन पूरे गांव में बहुत कम लोगों के घर चूल्हा जला होगा। कोई, सारे के सारे लोग स्वराज्य आंदोलन के समर्थक गांव के नहीं थे, लेकिन बापू के साथ हृदय का ताना बाना इतना अभिन्न रूप से जुड़ा था, वह उस दिन दिखाई दे रहा। वह दृश्य मेरी आंखों में है, झलकता है। समझ धीरे धीरे विकसित हुई कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया कि गांव मायूसी झेल रहा है। पूरा गांव जैसे कोई मातम गांव में मना रहा है। क्यों मना रहा है? तो अब समझ में आता है कि ये बापू का जो इस देश के जन जन से हृदयगत संबंध था, आत्मीयता का रिश्ता था, उसने हिला दिया था पूरे देश की जनता को, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये घटना मैं भूलता नहीं। बचपन का प्रारंभ अगर कहिए कि जब थोड़ा सा समझने के लायक विकास हुआ, तो ये घटना उस पर प्रारंभ बिंदु था एक तरह से कहिए तो, कि समाज को, देश को जानने समझने की दिशा में उन्मुख हुआ। फिर मेरा गांव एक तरह से
सवर्ण लोगों का गांव था। थोड़े लोग थे जो दूसरी जातियों के, और सवर्ण लोगों की मानसिकता उस समय भी कोई बहुत उदार नहीं थी। लेकिन मेरे पिताजी गांव में भी कुछ न कुछ करते थे। स्वराज आंदोलन की बातें, स्वराज के लिए चरखा का केंद्र बनवाया गया था, और महत्वपूर्ण ये था कि उसमें छुआछूत का भेद मिटाना, सवर्ण अवर्ण के बीच की दूरी कम करना, ये एक प्रयास गांव में शुरू हो गया। इसलिए जब 30 जनवरी के बाद 12 फरवरी का प्रकरण आया, तो गांव में श्राद्ध दिवस मनाया गया, जिसमें उस समय हरिजन शब्द की मनाही नहीं थी, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि हरिजनों का भोज किया गया। उसमें निश्चित रूप से स्वराज आंदोलन के सिपाहियों का, उसके प्रति समर्थन रखने वालों का योगदान था। लेकिन ये माहौल था उस समय जब गांधी जी की हत्या हुई थी, यानी समाज में एक परिवर्तन की लहर सी धीरे धीरे उठ रही थी। रचनात्मक प्रवृत्तियों के माध्यम से एक नई चेतना का जागरण हो रहा था। तो ये पृष्ठभूमि है मेरे बचपन की। मैं जानना चाहूंगा कि उस समय जो आज़ादी की लड़ाई की दूसरी धारा थी, जी। क्रांतिकारियों की धारा, कम्युनिस्टों की धारा, समाजवादियों की धारा, उसका असर आपके गांव या आसपास में था क्या? और आपका गांव कहाँ पर है? उसके आसपास के भूगोल के बारे में कुछ बताएं। और उस दूसरी तरह के लोग कुछ प्रयास कर रहे थे, अगर वो आपके जहन में हो, आपकी स्मृति में हो, वो बताएं। मेरा गांव बलिया जिले के बैरिया थाने में गोपालपुर में है। मेरा जन्म हुआ था। जयप्रकाश जी का गांव वहां से 30-35 किलोमीटर दूर बिहार की सीमा पर है। स्वाभाविक रूप से है, आपने पूछा, तो जयप्रकाश जी का उस क्षेत्र में प्रभाव था। शास्त्रीय समझ नहीं थी, लेकिन हमारा नेता है, क्रांतिकारी है, देश के लिए लड़ रहा है, ये भाव तो लोगों के मन में श्रद्धा के साथ था ही। और दूसरी बात थी, मेरे पिताजी किसी समय आजाद दस्ते में, जो जयप्रकाश जी ने आजाद दस्ता बनाया था, उसमें भी वो शामिल हुए थे। हमारे बच्चों को उन्होंने बताया था कि किस तरह से बनारस में वो रिवॉल्वर का चलाना सीख रहे थे, और किस तरह से जब गांधी का प्रभाव आया और रिवॉल्वर फेंकने का मन बना, संकल्प बना, तो कहाँ जा करके गंगा के किनारे बालू के उसमें खोद करके और वो रिवॉल्वर रख दी। तो दूसरी जो धारा थी समाजवाद की, तीसरी चौथी कक्षा, पांचवी छठी तक जाते जाते थोड़ा इसका एहसास होने लगा। तब मेरे पिताजी काफी समय तक समाजवादी थे, लाल टोपी पहनते थे। हमारे गांव के कॉलेज में ही देश के एक बड़े नेता जनेश्वर मिश्र, समाजवादी नेता, हमारे गांव के नज़दीक में ही उनका गांव, और हमारे इंटर कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई थी। हमारे परिवार से अच्छा उनकी निकटता थी पिताजी के कारण, क्योंकि वो पॉलिटिकली उस क्षेत्र के जागरूक लोगों में वो गिने जाते थे पिताजी। तो शुरू के उस इलाके में जो आबो हवा थी वो ये थी कि हम आज़ादी हासिल किए हैं, लेकिन नया देश बनाना, जिसमें छुआछूत नहीं होगा, जिसमें समता होगी, कोई बेरोजगारी नहीं होगी, और
पढ़ाई लिखाई का अवसर सबको मिलेगा, इतनी जन चेतना धीरे धीरे काफी हद तक विकसित हो चुकी थी। और इसलिए जब मैं 9th क्लास तक पहुंचा तो उस समय हमारे गांव में जो कॉलेज था, इंटर कॉलेज था उस समय, अब तो डिग्री कॉलेज हो गया, दुबे छपरा इंटर कॉलेज है। उस इंटर कॉलेज में तौर तरीके प्रिंसिपल के और शिक्षकों के अंग्रेजी राज की नकल जैसे ही थे। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब तब आते थे तो पैंट सूट और हैट पहन करके आते थे। कोई वैसी सड़क नहीं थी, लेकिन कच्ची सड़क पर इक्का से आते थे, घोड़ा गाड़ी से। आते ही सलाम ठोकता था, चपरासी उतारता था उनको। इस तरह का ठाट बाट था। तो ये सब जो जागरूकता फैल रही थी उसमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो कॉलेज यूनियन बनाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके नेता जनेश्वर मिश्र थे। मुझे याद है कि 9th क्लास में जब मैं था उस समय हड़ताल करवाई हम लोगों ने। तो पहला भाषण मेरा भाषण देने का मौका उसी हड़ताल के ज़माने में हुआ। और उस समय उसके बाद पिटाई भी हुई मेरी प्रिंसिपल के द्वारा कि तुम, और हमारे रिश्तेदार भी लगते थे उसके वो, तो तुम हमारे परिवार के होकर के मेरी खिलाफत करते हो। इतने चांटे पड़े कि मैं बीमार हो गया, कि नाजुक शरीर का था, नाजुक स्वास्थ्य का था। तो ये पुरानी कहानी है और याद आती है तो बहुत सारी चीजें याद आने लगती है। लेकिन जो माहौल था वह एक तरह से परिवर्तन की ऊर्जा लिए हुए था। उस समय वन महोत्सव के लिए विद्यार्थियों से जुलूस निकलवाया जाता था। तो मुझे याद है कि वन महोत्सव के जुलूस में जब हम लोग चलते थे तो चूंकि नारा लगाना, भाषण देना, ये सब संस्कार में ही आ गया था। तो हम लोग नारा लगाते थे तो विपक्ष के नारे लगाए जाते थे, समाजवाद के नारे लगाए जाते थे। हमारा नेता कौन होगा तो जयप्रकाश, हमारा नेता कौन होगा तो अशोक मेहता, डॉक्टर लोहिया। ये सब हम लोग, फिर डांट पड़ती थी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ, तो वो भी लगा देते थे लेकिन फिर बदल देते थे। तो ऐसा माहौल था कि समाज में अंग्रेजी साम्राज्य चला गया, तब तो अब नया कुछ होगा ही, ये मान्यता बन रही थी, स्थापित हो रही थी। एक अब भी याद करता हूं कि अगर उस माहौल का सही दिशा में ले जाने का एक प्रयास होता, और जितना सत्ता को चलाने के लिए सोच बनी थी, नए मूल्य, नए विचार उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर स्थापित किए गए थे, अगर समाज को भी उसी दिशा में ले जाने की कोशिश हुई होती, केवल समाज को अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं हुई होती, तो शायद देश की दिशा कुछ और होती। तो मेरे समय में जब 9th क्लास मैट्रिक तक जाते जाते ये माहौल दिमाग में, समाज में, विद्यार्थियों में ये बन गया था कि देश को नया बनाना है। अब वो नया बनाने में एक अनुभव मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा ना कि मैं, हमारा गांव सवर्णों का गांव, लेकिन हमने बापू छात्र संघ गांव में बनाया विद्यार्थियों का। वहां रोज शाम को प्रार्थना होने लगी और रविवार को झाड़ू लेकर, अरहर की डंठल का झाड़ू बना करके हम गंदे बस्तियों में सफाई करने लगे। अब ये हमारे परिवार के, पड़ोस के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बार मुझे याद है कि हमारे चाचा लगते थे, बहुत प्रतिष्ठित थे परिवार के, बड़े दायरे के
उन्होंने झाड़ू लगाते समय मुझे आके वो डांट लगाई, इतना गुस्सा दिखाया कि ब्राह्मण होकर के, ब्राह्मण का बेटा होकर के झाड़ू लगा रहे हो, गंदगी साफ करो, सनक सवार हो गई है तुम्हारे बाप की तरह तुम्हारे दिमाग पे। ऐसा आक्रोश भी था। लेकिन साथ साथ ऐसे लोग भी गांव में निकले कि जब हमारा बेटा ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे, तो वो भी झाड़ू लगाने लगे। तो एक माहौल ऐसा व्याप्त था परिवर्तन का, जो काम कर रहा था, एक अंतरधारा थी। और मैं मानता हूं कि ये जो रचनात्मक काम गांधी ने शुरू किया था जगह जगह, उस प्रवृत्ति की एक फैलाव उसमें दिख रहा। मैं एक और याद दिलाना चाहूंगा, याद आ रही है वो घटना, जब हमने कॉलेज यूनियन बनाने में सफलता हासिल की तो उस यूनियन का उद्घाटन करने के लिए किसको बुलाया जाए, तो स्वाभाविक रूप से जयप्रकाश जी को। पहली बार मैंने जयप्रकाश जी को अपने कॉलेज में बुलाने वालों में मेरी केवल हाथ उठाने और समर्थन में खड़े होने की ही भूमिका थी। हमारे नेता तो जनेश्वर मिश्र थे, तो जयप्रकाश जी आए कौन सा हमारे साल कॉलेज होगा, में। कुछ याद आ रहा है ये साल कौन सा? ये साल होगा 53-54 के आसपास। वो साल भूल जाता हूँ, 53-55 के आसपास की बात है। तो जयप्रकाश जी हमारे मंच पर बैठे थे, कुर्सी पर, लाल टोपी लगाए, और चौकी पर, चौकी का मंच बनाया था, उस चौकी पर प्रभावती जी बैठी चरखा चला रही थी। तो दृश्य आज भी सजीव हो उठता है जब याद करता हूँ। जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता, लाल टोपी पहने, उग्र तेवर के साथ भाषण देते हुए, और शांति पूर्वक प्रभावती जी सफेद साड़ियों में चरखा चलाते हुए। ये पूरा गांव, उस इलाके का, क्षेत्र के लोग उमड़ पड़े थे देखने के लिए दृश्य। और लोगों में ये चर्चा थी, प्रभावती जी गांधी जी के साथ हैं और जयप्रकाश जी तो क्रांतिकारी हैं, पूरा परिवर्तन कर डालना चाहते हैं, गांधी जी के साथ नहीं है, ये चर्चा। तो ये उस दौर में एक इंटीरियर में, गांव में जो कॉलेज है, उस कॉलेज का माहौल ये है। उसमें निश्चित रूप से मेरे पिताजी का भी थोड़ा योगदान था ही, वो तो पूरी तरह इन्वॉल्व थे। मुझे याद है कि मुझे वो जब डांटते थे पढ़ाई के लिए, तो ये बात जरूर कहते थे कि तुम्हें खूब पढ़ना है, लेकिन नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है। तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, लेकिन पढ़ाई खूब करनी है, ज्ञान खूब हासिल करना है, और देश के लिए समर्पित होना है। ऐसा माहौल था कि एक बाप अपने बेटे को देश के लिए तैयार कर रहा था। स्वराज आंदोलन में शामिल होने के कारण कोई आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ी थी, बल्कि क्षीणता ही आई थी, दुर्बलता ही आई थी आर्थिक स्थिति में। लेकिन एक बाप के दिल में इकलौते बेटे के लिए सपना ये था कि ये देश के लिए समर्पित। तो ये माहौल था हमारे बचपन में, हमारे 9th-10th तक की पढ़ाई के दौर में। तो आपके पिताजी जब ऐसा ख्याल रखते थे तो माँ उसमें कोई आपत्ति नहीं करती थी? माँ मेरी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल उनके पिताजी वो पुरोहित परिवार की थी, तो रामायण वगैरह पढ़ लेती थी। लेकिन
उस समय की जो पारिवारिक स्थिति थी उसमें महिलाओं को बहुत हस्तक्षेप करने की स्थिति थी ही नहीं। जो वर्चस्व था वो पुरुषों का था। जो फैसला पिताजी करेंगे माँ को उसके साथ तो आना ही आना है। हाँ, वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी भूमिका, जैसे मेरे दादी की कोई भूमिका हो जाती थी। दादी कभी कभी पिताजी को डांटती थी कि बच्चा सयाना हो रहा है, इसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान नहीं देते, इसका इंतजाम ठीक से नहीं करते, दिन रात नेतागिरी करते फिरते हो। तो ये डांटने का अधिकार दादी को हासिल हो जाता था, लेकिन माँ को नहीं। माँ को तो पिताजी का हुक्म मानना होता था। हम उस युग में पले थे। मैं दो बात आपसे और पूछकर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी एक ये कि बलिया चित्तू पांडे का बलिया भी था। जी 42 में वहाँ के वो भी एक नायक के तौर पर उभरे थे। जी 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 जयप्रकाश जी जब जेल से भागे थे, पूरे अखिल भारतीय उनकी छवि बनी थी। तो जी स्थानीय स्तर पर चित्तू पांडे की भी एक छवि थी। जी तो उनकी स्थिति के बारे में, चित्तू पांडे के असर को लेकर उनको किस तरह आप लोग देखते थे या जान रहे थे, एक तो ये। और दूसरा, इससे लगे हुए मैं, चूंकि पहले आपने इसका जिक्र किया 31 जनवरी का, जी तो ऐसा सुनते हैं हम लोग कि बहुत सारे कई संगठनों के लोग गांधी जी की हत्या से खुश थे और उन्होंने गांव में जहां जहां उनका प्रचार प्रसार था उन लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का जिक्र ऐसा मिलता है। हिंदी के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी ने बलरामपुर जिले का जिक्र किया है कि एक बलरामपुर संगठन जिले का। विशेष के लोग गांधी जी की हत्या से खुश थे और वो मिठाई बांट रहे थे। जो जो स्थिति आपने अपने गांव की बताई, उसमें रेडियो बज रहा है और सारे लोग रो रहे हैं, मायूस हैं, 31 जनवरी को खबर सुन रहे हैं। तो क्या आपके गांव में ऐसे कट्टर विचार वालों की पहुंच नहीं हुई थी तब तक? नहीं नहीं, इसकी गुंजाइश मेरे गांव में नहीं थी। कोई हिम्मत नहीं कर सकता था इस तरह का साहस कि वहां खुशी मनाए। जो वो कोई सारे के सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो गए थे, लेकिन महात्मा गांधी पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, ये मान्यता व्याप्त हो गई थी। इसलिए हमारे गांव के इर्द गिर्द कोई, जिनका आप संकेत कर रहे हैं, ऐसी उनकी कोई हलचल, कोई झलक कहीं थी नहीं। हिम्मत भी नहीं थी। बलिया में कुछ गांव में ऐसे कहीं हुआ होगा, उस लायक मैं, मेरी उम्र नहीं थी कि मैं उसको उस दूर तक जा सकूं। लेकिन जिस गांव में का नागरिक, स्वतंत्रता सेनानी अपने थाने बैरिया पर झंडा फहराने जा रहा हो और उसे गोली लगी हो और किसी तरह से बच के घर वापस आया हो, उस गांव के लोग इतना क्रूर हो जाएंगे कि मिठाई बांटेंगे महात्मा की हत्या पर। ये उस समय हमारे गांव की स्थिति नहीं। मेरे पिताजी बैरिया थाने पर जब सन 42 में झंडा फहराने का वो हुआ, तो वो नवजात यानी किशोर वय के लड़कों ने झंडा फहराया था। उसमें कई को गोली लगी थी और गोली लगने वालों में मेरे पिताजी भी थे। उनकी बाह में गोली लगी थी और झंडा जो हाथ में लिए थे गांव लोगों ने जो उनके साथ थे, वो झंडे की पट्टी बना के बांध दिया। ये भी कहने लायक, याद करने लायक घटना है कि वो झंडा जिसमें खून के धब्बे लगे थे, घर में सुरक्षित रखा गया था कि जब स्वराज आएगा, ये 42 की घटना है, जब स्वराज आएगा तो ये झंडा फहराएंगे अपने घर पर। और वो झंडा 15 अगस्त को फहराया गया था हमारे घर पर,
डंडे में बांध करके। तो ये दृश्य उस समय बलिया के हमारे जो बैरिया वरिया के लोग, थाने के इलाके के लोग थे, वो काफी बलिदानी भाव के थे। और जो अ, आंदोलन के नेता थे, घूम घूम करके जो उन्होंने माहौल बनाया था, उसमें आंदोलन में भागीदारी की हिम्मत भले न होती हो, लेकिन ये नहीं था कि मालूम हो जाए कि वो अमुक फ्रीडम फाइटर गांव में आया है तो कोई दौड़ के जाके कहे कि पुलिस को इत्तला कर दे कि आओ हमारे यहाँ आया है लौट के। तो माहौल इतना सशक्त था और स्वराज आंदोलन के पक्ष में था। 31 जनवरी को हमारे आसपास के गांव में कोई ऐसी घटना, ऐसा कोई दृश्य नहीं था, कोई खुशी मनाने का साहस किया हो। और शायद उस समय ऐसा विस्तार भी इस संगठन का नहीं, छिटपुट थोड़े जगह जगह लोग रहे हों। आज जिस दायरे में इनको हम देख रहे हैं, मुझे बचपन में और बचपन से लेकर के और युवा होते तक मुझे ये ध्यान नहीं है कि इतना कोई फैलाव था कि जगह जगह धारा के विरुद्ध जाकर के कुछ भी। आज भले ही जवाहरलाल नेहरू को गाली दे दे, लेकिन उस समय कोई जवाहरलाल नेहरू को 53, 54, 55 के समय में गाली दे दे, ये संभव नहीं। जी, इस सवाल का एक हिस्सा चित्तू पांडे वाला, उनका क्या असर था, उनकी कैसी छवि थी, उनका नाम आप लोगों तक पहुंचा था या नहीं? देखिए, मेरे पिताजी तो उनके शागिर्दों में थे। जिले के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नेतृत्व चित्तू पांडे कर रहे थे। जो सरकार बनी थी, उस सरकार को बनाने चलाने के लोगों में, सिपाहियों में, उनके सहयोगियों में मेरे पिताजी भी थे। तो वो प्रभाव तो था ही। और एक मजबूत आधार बनाया था चित्तू पांडे ने। एक गौरवशाली परंपरा उन्होंने कम बनाई थी। आपको एक थोड़ा सा इसमें अहंग भाव न हो तो मैं कहना चाहूंगा, बलिया के लोग, बलिदानी बलिया, स्वराजी बलिया कह दीजिए तो उनकी बाहें फड़क उठती थी। और किसी प्रकार के परिवर्तनकारी आंदोलन में बलिया आजादी के समय से लेकर के और अब तक पीछे नहीं रहा है। चंद्रशेखर बलिया के ही थे, बाद के थे, लेकिन चंद्रशेखर, ज्ञानेश्वर, ये सब लोग आंदोलनकारी समूह के नेता थे। बाद में धीरे धीरे ये स्थिति आई कि जो भी आंदोलन में दाखिल हुआ, नेता हुआ, वो सत्ता के इर्द गिर्द सिमट गया। लेकिन ये दौर शुरू का नहीं है, ये बाद का दौर विकसित हुआ। तो चित्तू पांडे का प्रभाव तो पूरे बलिया में था ही। तभी तो उनको, जो नई सरकार बनाई गई, बलिया को मुक्त किया गया, तो उन्हीं की सरकार बनाई गई, चित्तू पांडे की सरकार चली। एक हफ्ते के लगभग चली थी सरकार। और हमारे उस समय, मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि उस समय तक मेरा दायरा संपर्क का, परिचय का, सोच का इतना व्यापक नहीं हुआ था जिसमें मैं कोई मेरा कोई दखल हुई हो। इसलिए मैं केवल इतना ही जो सुना उसके आधार पर कह रहा हूँ कि चित्तू पांडे बलिया के स्वतंत्रता सेनानियों के सुप्रीम कमांड थे एक तरह से। आप जबकि स्थिति का जिक्र कर रहे हैं, उस समय पहला आम चुनाव हो गया है। जी जी, तो उसकी कुछ स्मृति आपके पास हो, जी आपको जी याद आ रही हो?
मुझे लगता है 52 का चुनाव मैंने देखा था। राय जी, एक एक सेकंड, उसी में एक सवाल और भी जी। कि ये जो अभी पूरा आपने बताया, तो अ, ये आपसे बात करना दरअसल भारत गांधी के बाद कैसे भारत की यात्रा रही है, जी। उसका भी कहीं ना कहीं चश्मदीद होना है। जिस चुनाव का और जिस पहले चुनाव का जिक्र अ, अभी किया गया, ये कैसे हुआ और आपके स्तर पे कैसे हुआ कि गांधी के जमात के लोग एक राजनीतिक दूरी के साथ काम करेंगे और सर्वोदय समाज जैसी एक कल्पना बहुत अखिल भारतीय रूप में सामने आएगी, और ये माना जाएगा कि सार्थक तभी हुआ जा सकता है जब राजनैतिक से अराजनैतिक का फर्क हमारे निष्ठा में दिखलाई पड़े। तो वो संदर्भ भी थोड़ा आप रखें। जी, अच्छा अच्छा सवाल आपने किया। 52 के चुनाव की याद मुझे है। अब आज का चुनाव और 57 के चुनाव को ध्यान में लें तो वो तो कोई कल वो नहीं है, तुलना ही नहीं हो सकती। मुझे याद है कि एक बार केवल 52 के चुनाव में मेरे गांव में धूल उड़ाती हुई एक जीप आई थी। बाकी तो कोई वाहन सरपट दौड़े ऐसी सड़क भी नहीं थी। तो उस समय संभवतः दो बैलों की जोड़ी थी शायद कांग्रेस की। तो बाकी जो जितने थे, झोपड़ी थी समाजवादी पार्टी की, बरगद का पेड़ था, ये सब निशान थे उस समय। दो बैलों की जोड़ी, झोपड़ी, बरगद का पेड़, आदि आदि। लेकिन प्रभाव जो था वो कांग्रेस का था। स्वराज्य आंदोलन का प्रभाव जन जन तक कांग्रेस के समर्थन में खड़ा था। मैं अपने पड़ोसी जिला जौनपुर की एक घटना आपको याद बताता हूँ। राजा जौनपुर चुनाव के लिए खड़े थे पार्लियामेंट के लिए, और मछली शहर के एक नागेश्वर द्विवेदी थे, साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता, गांव देहात के आदमी। एक इक्का पर बैठकर पूरे अपने चुनाव क्षेत्र में, बड़ा चुनाव क्षेत्र था मछली शहर का, उनके खिलाफ राजा साहब थे, राजा जौनपुर। उस समय की ये कथा बहुत, ये लोकोक्ति बहुत प्रचलित हुई थी, लोकप्रियता बढ़ी थी उसमें। राजा और रंग की लड़ाई है भैया। रंग कौन है? वो जो एका पर आया है। तो राजा और रंग की लड़ाई है भैया, तय कैल का कर जाए। और राजा साहब को एक साधारण कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता ने हरा दिया था 57। ये प्रभाव था। राजा साहब किस दल से थे? जनसंघ के थे उस समय। तो जनसंघ शायद आ गया था या हिंदू महासभा के समर्थन में थे, मुझे पूरा पूरा रिकॉर्ड याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जनसंघ के थे। राजा साहब थे तो जनसंघ के ही, और आगे भी जनसंघ के ही नेता रहे, कई बार चुनाव लड़े। लेकिन उस समय राजा और रंग की लड़ाई में रंग जीता, राजा हारा, ये माहौल तो था। अब आप जो प्रकाश जी ने सवाल उठाया, दूसरी यात्रा मेरी वहां से शुरू होती है।
मेरे मन में इंटर कॉलेज में जब मैं गया, पिताजी की ये बात मुझे बहुत प्रभावित करी कि पिताजी मेरे कॉलेज में नहीं गए थे कभी। किशोर वय में ही तो 17-18 साल की उम्र में वो आंदोलन में शामिल हो गए। बार बार जेल जाते थे तो पढ़े लिखे लोगों के साथ पढ़ाई उनकी भी होती गई, वैसे ही पढ़े लिखे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई की मान्यता ऐसी थी कि बाद में इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी बनाए गए कि भाई इन्हीं के नेतृत्व में चलेगा कॉलेज। तो वो जो कहते थे कि नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि भाई जब नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है तो इस कॉलेज में क्यों पढ़ूं, ये डिग्री हासिल करने के लिए क्यों पढ़ूं? क्या गांधी जी की तालीम की कोई अवधारणा है? उस समय तक मैं गांधी जी की किताबें पढ़ने लगा था मंगा मंगा के, सर्वसेवा प्रकाशन से और जगहों से। ये बात होगी 55-56 की, 54-55 की। काफी साहित्य में पढ़ चुका था और मन में ये था कि अब तो देश आजाद हो गया है, अंग्रेज चले गए हैं, देश नया बनाना है, कुछ सरकार करेगी, कुछ समाज में खड़ा करना है। बिना समाज को बनाए तो देश बनेगा नहीं। तो मेरे मन में ये संकल्प बन गया कि बापू की पढ़ाई क्या है, उनकी तालीम की अवधारणा क्या है, इसको तलाशूं। तो मैंने ये बात कही पिताजी से। पिताजी को ध्यान में ये बात थी। तो आजादी के बाद 10-20 साल जगह जगह तरह तरह के प्रयोग चल रहे थे रचनात्मक कार्य के। उस दौरान बिहार के मुंगेर जिले में एक श्रम भारती की स्थापना हुई थी। श्रम भारती ये नया आकर्षण था हमारा जी। श्रम और भारती, श्रमिक तो मार खाने वाला आदमी होता है, एक्सप्लॉइट करने के लिए होता है, लेकिन भारती और श्रम दोनों का मेल करके नई संस्था बनी थी। उसके जो परिचय साहित्य पढ़े, उसमें बड़ा मन में आकर्षण हुआ कि हम यहाँ जाएंगे। तो पिताजी के साथ मैं रवाना हो गया। रास्ते में दो प्रसंग मुझे याद आते हैं। छपरा स्टेशन पर जयप्रकाश जी कहीं जाने के लिए खड़े थे, इंतजार कर रहे थे ट्रेन। पिताजी ने जाके परिचय कराया, ये बेटा श्रम भारती खादीग्राम जा रहा है। जयप्रकाश जी ने एक ही सवाल पूछा, इनके कहने से जा रहे हो कि अपने मन से जा रहे हो? आज मैं सोचता हूं कि साधारण से वाक्यों में भी कितना गूढ़, कितना गंभीर अर्थ हुआ करता था ऐसे लोगों का। मैंने सचकाते हुए कहा, नहीं, अपने से जा रहे हैं। उन्होंने कहा तब ठीक है, खुश हो गए, तब ठीक है। ये प्रसंग उस तरफ मेरा रुख हो रहा है और उधर बढ़ने की कोशिश है। तो उसमें पहला प्रकरण जो है वो ये आता है जेपी से मुलाकात। दूसरा प्रकरण है जिस समय जब खादीग्राम पहुंचा, स्टेशन से उतर करके पैदल, तो मेरे मन में था, उनकी किताबें पढ़ी थी, धीरेन्द्र मजुमदार की, आचार्य राममूर्ति की। तो मन में एक अवधारणा थी कि विद्वान लोग हैं, आचार्य हैं, बड़ी संस्था के संचालक हैं, तो जैसा एक इमेज बन जाती है वैसी इमेज बनी हुई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो धीरेन्द्र एक घुटने तक की धोती पहने, एक आधी बाह की बनियान पहने और सिर पर हैट लगाए, क्योंकि वो बाल उड़ गए थे उनके, तो धूप से बचने के लिए हैट लगाए हुए थे। जुलाई का महीना था, घूम रहे थे। पिताजी उनसे भी मिलवाए। उन्होंने देखा, देखते पूछा, ये ले आया है कि तुम अपने आए हो? ले आया है, मैंने पिताजी से पूछ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आया हूँ। तब ठीक।
एक देखिए, दो अलग अलग बिंदुओं से धीरेन्द्र मजूमदार रचनात्मक काम, खादी ग्रामोद्योग के काम में लगे हुए व्यक्ति, जब बापू की हत्या हो गई तो अखिल भारत चरखा संघ के गांधी जी के बाद उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया। इतनी ऊंचाई के लोग, बहुत ही क्रांतिकारी विचार और प्रयोग के व्यक्ति, और वो एक साधारण विद्यार्थी जो पढ़ने आया है, जो जानने आया है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण उनका सोच उनकी होती है कि वो अपने आया है कि ले आया गया है। ले आया गया में और अपने आने में फर्क है, ये वहाँ मुझे मिला। और फिर वो मैंने देखा, मेरी दीक्षा एक तरह से प्रारंभ हुई वहाँ, जब हम 4 घंटे खेत में श्रम करते थे, उत्पादक श्रम, यानी पहाड़ मिट्टी काट करके खेत बनाना, जो खेत बन गया है उसमें धान की रोपाई करना। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि पहला दूसरे दिन से आपकी ड्यूटी सफाई करने में, सफाई यानी टट्टी पेशाब की सफाई, यहां से आपकी दीक्षा शुरू होती है। 4 घंटे श्रम, 4 घंटे क्लासेस चलेंगे, आप पढ़ाते हो चाहे पढ़ते हो, ऑफिस में काम करते हो, 4 घंटे ये। तो वहां मैंने श्रम और भारती का सम्मिलन देखा। ये एक नया दर्शन था। शाम को जब प्रार्थना सभा होती थी, प्रार्थना शाम की, सवेरे प्रातः क्लास होता था, 4 घंटे मेहनत, दोपहर के बाद क्लासेस होते थे, ऑफिस का काम होता था, और शाम को पेड़ के नीचे जो सामूहिक प्रार्थना होती थी, उसमें संगीत का सुमधुर संयोग किया जाता था, अच्छे सुंदर वाद्य के साथ, सुंदर लय ताल में। अब मैं बताऊं ईमानदारी से कि उस समय तो लगता था कि जिस दुनिया में मुझे जीना है, जैसी जिंदगी जीनी है, वहां तो मैं पहुंच गया। एक यही तो नए मानव की नई जिंदगी है, जो नॉन एक्सप्लॉइटेटिव है, जो सांस्कृतिक है, जो बौद्धिक रूप से मेहनत करने वालों को भी विकसित करना चाहती है। ये सारा उस समय उस प्रयोग में मुझे दिखाई दिया। लेकिन जी, ये जो श्रम भारती का प्रसंग है, जो तब के मुंगेर और अब के जमुई जिला में आता है, उस दौरान गांधीवादी विचार से ज्यादा जिसको सर्वोदयी शिनाख्त कहते हैं, उस दौर में कई ऐसे लोग वहां थे, सोम भाई, पारस भाई, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आप ने वो पूरा समय गुजारा है। और बाद में ये सारे लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, किसी ने खादी का काम पकड़ा, किसी ने और तरीके से काम शुरू किया। तो थोड़ा अपने संस्मरण में शामिल इन लोगों को भी करते हुए आप थोड़ी अपनी बात कहें। असल में तो मैं ये कहना चाहता था कि शायद बचपन में जो संस्कार मिला, जो इस पारिवारिक पृष्ठभूमि से मैं बाहर आया, तो एक नए जीवन की, नए समाज की, नए राष्ट्र की तलाश में से आया, और उसी तलाश में मैं श्रम भारती पहुंचा। विचार से जितना साहित्य पढ़ा था और जितनी एक सीमित समझ विकसित हुई थी, उससे आगे की समझदारी श्रम भारती पहुंचने पर हुई। क्योंकि रोज सवेरे या तो धीरेन्द्र मजूमदार की या आचार्य राममूर्ति की
सामाजिक विश्लेषण, क्रांतियों के विश्लेषण आदि पर क्लासेज होते थे। वो मार्क्सवाद क्या है, सर्वोदय दर्शन क्या है, दादा धर्माधिकारी आदि जैसे विद्वान वहां आते थे। तो अलग अलग बिंदुओं को लेकर के गंभीर चर्चाएं होती थी, क्लासेस होते थे। इससे थोड़ी समझदारी का दायरा बढ़ा और सन 56 में मैं 30 जुलाई के आसपास शादीग्राम गया था, सन 56 में। उस दौरान विनोबा का भूदान आंदोलन चरम पर था। वो दक्षिण में केरल वगैरह की यात्रा पर थे, पदयात्रा ही चल रही थी उनकी। और विनोबा का भूदान आंदोलन अंततः स्वराज्य के बाद का एक नए राष्ट्र के निर्माण का नया डायमेंशन प्रस्तुत करता है, नया आयाम प्रस्तुत करता है, ऐसा बाद में समझ में आया। लेकिन सन 56 में आखिरी दिनों में श्रम भारती में एक आयोजन हुआ। सर्व सेवा संघ उसका एक बुनियादी संगठन था, जिसने वो संस्था बनाई थी, वो प्रयोग को आगे बढ़ाया था। उसमें सर्वोदय संयोजन, प्लानिंग फॉर सर्वोदय, ये प्रस्ताव हुआ था सर्व सेवा संघ का कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए। इस ड्राफ्ट कमेटी के कन्वीनर थे शंकर राव देव, कांग्रेस के बड़े नेता, छोटी के नेता, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते, लेकिन वो छोड़ करके सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। और उसके ड्राफ्टमैन थे रविंद्र वर्मा, और ड्राफ्ट को फाइनल करना था शादीग्राम में लास्ट दिसंबर के महीने में। सारे कच्चे मकान झोपड़ी नुमा, और उसमें जयप्रकाश नारायण से लेकर के और तमाम लोग वहां पर दिग्गज सर्वोदय के सब उपस्थित थे। वहां ये उसका आखिरी स्वरूप, तो हम लोग तो कोई कंट्रीब्यूटर हो नहीं सकते थे, उसकी योग्यता क्षमता थी नहीं, हम सुनते थे जा करके। ये था कि आप तुम लोग जा करके वहां बैठोगे, समझने की कोशिश करोगे। तो ये समझ में धीरे धीरे आता गया कि एक रास्ता है जो राज्य के आधार पर, उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ता है। एक रास्ता है जो समाज के लोगों के रिश्ते संबंध, गांव की बुनियाद पर आगे बढ़ता है। दोनों में तालमेल हो तो बहुत उत्तम। लेकिन चूंकि हमारा राष्ट्र गुलामी के संस्कारों में रहा है, सामंती संस्कारों से जकड़ा रहा है, इसलिए राष्ट्र के निर्माण की लिए नए लोगों को, नई मानसिकता को आगे बढ़ाना होगा, उसको विकसित करना होगा, नहीं तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। ये जो प्लानिंग फॉर सर्वोदय में विचार मंथन हो रहा था, तो उसमें से ये चीज निकली। लेकिन संयोग से उसी दौरान विनोबा दक्षिण में घूम रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तो विनोबा का एक कॉल आया कि सत आवन में बिना जमीन कोई न रहे, कोई न रहे। यानी 1957 में पूरे साल भर भूदान मांगने और बांटने का व्यापक अभियान चलाना है, और उसको इस ऊंचाई पर ले जाना है जैसे 42 में आंदोलन खड़ा हुआ था, स्वराज्य को हासिल करेंगे, करेंगे या मरेंगे। उसी तरह से जमीन भूमिहीनता मिटा के रहेंगे देश। और इसमें जयप्रकाश जी का भी नेतृत्व था, शामिल हो गया।
और उन्होंने कहा कि अपील की कि विद्यार्थी, शिक्षक सब साल भर का समय दें इसके लिए। तो हम तो पढ़ने गए थे वहाँ, कई युवा थे हमारे साथी, हम ही लोगों के सर्वोदय परिवार के ही थे मुख्यतः। तो कोई बंगाल का था, कोई राजस्थान का था, कोई उत्तर प्रदेश का था, ऐसे लोग थे। तो हमने तय किया कि 57 में हम लोग भी संस्था की चार दीवारी में नहीं रहेंगे, हम पदयात्रा करेंगे जमीन मांगेंगे। और निकल पड़े। आचार्य राममूर्ति की के नेतृत्व में मुंगेर जिले में, पुराना मुंगेर जिला जिसको प्रेमचंद प्रकाश जी बता रहे हैं कई जिलों में बट गया है, लेकिन उस समय एक ही जिला था और बहुत बड़ा जिला था। पूरे साल भर पदयात्रा की हमने, गांव गांव, हर रोज सवेरे किसी गांव में पहुंचना, एक बार फेरी लगाना गांव का, फिर नहा धो के घर घर सर्वोदय साहित्य लेकर के पहुंचना और भूदान की मांग करना, साहित्य दिखाना, पढ़ाना। फिर गांव में आज सभा होगी इसका ऐलान करना, शाम को सभा करना। ये सारा क्रम पूरे साल भर चला। मैं तो मानता हूं कि मेरी वास्तविक दीक्षा 57 के साल भर की पदयात्रा में हुई। गांव, समाज, आदमी के रिश्ते को जानने समझने का सीधा अवसर मिला। इसमें हमारी ट्रेनिंग भी हुई। आचार्य जी हर रोज एक विषय देते थे कि आज तुमको इस पर बोलना है। एक रोज कोई ना कोई हम में से, नए लोगों में से एक विषय पर टाइम के अनुसार नियत समय की मर्यादा में अपनी बात कहता था। फिर आचार्य जी उसको समझाते थे कि इसमें से क्या कमी रह गई, क्या और जोड़ा जा सकता है। ऐसी ट्रेनिंग हमारी हुई साल भर भूदान की पदयात्रा में। अब मैंने कहा ना कि दीक्षा भूमि का दौर था मेरा। प्रेम प्रकाश जी के दादा कहते थे, काका कहते थे, क्या कहते थे, राम नारायण बाबू काका। काका मुंगेर जिले के कांग्रेस के बड़े नेताओं में, लेकिन उन्होंने जब भूदान आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें अपने को समर्पित कर दिया और उन्हीं के नेतृत्व में हमारी 57 की पदयात्रा पूरी चली। उनके साथ हम लोगों का रिश्ता वैसे ही हो गया जैसे एक परिवार में बच्चों का अपने बाप दादों के साथ हो जाता है। और वही भाव हमको हर गांव में महसूस हुआ, वही भाव मिला। इनके पिताजी निर्मल भाई, ये भी पूरा परिवार वैसे ही रहा है। निर्मल भाई हम लोगों के बहुत ही आत्मीय दोस्तों में थे, बहुत यंग स्पिरिटेड। यहाँ पीस फाउंडेशन में भी उन्होंने काफ़ी समय दिया, सहयोग दिया। तो इस तरह से एक माहौल पूरे जिले में। भूदान की जमीन कितनी मिली ये तो आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन अनुभव तरह तरह के आए। और ये तो अनुभव आया ही कि देश में ये माहौल हो गया है कि जैसा है वैसा तो नहीं रहेगा। भूमि व्यवस्था भी बदलेगी, राज्य व्यवस्था भी बदलेगी। जो कल तक मालिक रहे हैं वही नहीं रहेंगे मालिक। लेकिन संस्कार पर बुद्धि हावी हो जाए यह इतना आसान नहीं था। एक अनुभव बताता हूं। हम लोग एक गांव में पड़ाव था। एक सज्जन के दरवाजे पर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगा था
अब भूदान मांगने तो हम निकले ही थे, गए उनके दरवाजे पर, भूदान का पर्चा दिया था, दान पत्र, कहा कि ये दीजिए कुछ भूमिहीनों के लिए, आप तब वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी के सामने का समाज लाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। तो थोड़ा बैठाए, बड़े गंभीर आदमी थे, क्या बैठिए बैठिए, बहुत हड़बड़ाइए मत। फिर नाश्ता पानी करा के कहते हैं, देखिए ये झंडा और मेरा जीवन या हमारा परिवार सब एक नहीं है। तो हम लोग जरा मानते थे कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है तो कमिटमेंट वाले होंगे। आज देखिए, एक हमारे भाई ने कांग्रेस का झंडा लगा लिया, एक समाजवादी पार्टी का लगा दिया, अब 3 भाई हैं। तो हमारे पास बच क्या रहा था सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा के, तो हमने वो लगा लिया। अब जमीन वमीन हम नहीं बांटने जा रहे हैं। अरे हमको समाज में रहना है तो अपनी हैसियत बना के रहना है, और ये है झंडे हमें हैसियत देते हैं। तो इसलिए आप मुगालते में मत रहिए कि हमने झंडा लगा लिया कम्युनिस्ट पार्टी का तो हम आपको जमीन दे देंगे। ये एकदम मतलब रूबरू हुई बात है हम लोगों की। हम तो बच्चे थे उस समय, उनके मुकाबले बच्चे ही थे, लेकिन आचार्य जी के नेतृत्व में हम गए तो उन्होंने ये बात कही। तब हमें रियलाइज हुआ कि हम जो ये सोच रहे हैं कि विचार समझाने मात्र से सब परिवर्तन हो जाएगा, उस पर एक प्रश्न चिन्ह तो उस समय लगा। उस घटना ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि केवल विचार समझाने से नहीं, कुछ परिस्थिति का दबाव भी बनाना पड़ेगा। लेकिन वो दबाव कैसा होगा, कैसे बनाया जाएगा, ये कोई क्लैरिटी नहीं थी। हम उस दौर में पदयात्रा कर रहे थे। एक दूसरा हिस्सा उसका ये है कि रात को, क्योंकि ये हवा तो फैल जाती थी जिन गाँव में हमारी यात्रा टोली पहुंचती थी कि ये भूदान वाले हैं। भूदान वाले माने गरीबों के लिए जमीन मांगकर बांटने वाले। जमीनें बटी भी थी, इसलिए उसका सार्थक प्रभाव था। तो कुछ गांवों में ऐसा भी अनुभव आया कि रात को धीरे से सहमते सहमते पर आमतौर पर हम लोगों का पड़ाव होता है, दलित समुदाय के लोग बाबूजी हमारे घर में, हमारे गांव में नहीं चलेगा। कहा कि आपके गांव में चले, बाबू लोगों की सभा में हम आएंगे, कैसे आएंगे, आने देगा कोई, मार के भगा दे। तो हम लोग अलग करेंगे सभा, तो चलिए 10 बजे 11 बजे रात को लोग चलिए चलेंगे, चले। तब खुल के बात उनसे होती। यानी सन 57 में इतना जन जागरण हुआ था, उसके बावजूद स्थिति ये थी कि कमजोर तबके के लोग, दलित तबके के लोग हिम्मत नहीं करते थे कि जो गांव की बड़ी सभा हो रही है उस सभा में आए और अपनी बात खुलकर कहें। ये सामाजिक भूमिकाएं थी जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ उस समय। ये मैंने जैसा पहले कहा, ये सारी की सारी समझ उस समय नहीं बनी थी। ये अनुभवों से गुजरते हुए, प्रत्यक्ष जो घटनाएं सामने आई उनसे गुजरते हुए आज धीरे धीरे उसकी समझ बनी है, जो मैं देख पाता। तो एक इसमें से जो भूदान आंदोलन में से सवाल मन में उठा और उसकी तलाश में मैं आज तक हूँ। राही जी, 1 मिनट, ये चूंकि बातचीत लंबी होनी है तो जी। भूदान और उससे जुड़ा हुआ संदर्भ और फिर आगे
जयप्रकाश आंदोलन, ये एक हिस्से में कोशिश करेंगे समेटने का। एक जो अभी मेरी जिज्ञासा भी है और आप बताएंगे भी, वो ये कि मेरी जहाँ तक जानकारी है आपको लेकर, वो ये कि लेखन, साहित्य और इस तरह की अभिरुचि में इस दौर में जिन लोगों की पहचान रही या अभिरुचि रही, उसमें आपका नाम प्रमुखता से आता रहा है। आपने अपनी बातचीत में भी इसके प्रति अपनी निष्ठा बताई कि कैसे धीरेन्द्र दा या राममूर्ति जी की कक्षाएं, उनकी बातें, ये जो 55-60 के आसपास का पूरा दौर है, ये हिंदी साहित्य के लिहाज से भी, और हिंदी में तो बल्कि बजाबते साठोत्तरी साहित्य की एक शिनाख्त और ऐतिहासिक वर्गीकरण सामने आता है। उसमें एक सर्वोदय साहित्य है जहाँ दादा धर्माधिकारी हैं, गांव किधर शायद राममूर्ति जी उस समय, मुझे ध्यान नहीं है कि आ गया था या नहीं उनकी किताब, मेरे विचार गांव है कहाँ, गांव है कहाँ, जी जी जी। अब उस लिहाज से देखें तो ये जो हिंदी समाज की चिंता और उसकी जो चेतना है, इसमें कुछ आपको डिस्कनेक्ट मालूम पड़ता है कि एक ही समय में एक ही समाज के लोग, और जिसको हम हिंदी समाज के हैं दरअसल, वो अलग अलग बात कर रहा है या आपस में बात करने से गुरेज कर रहा है? नहीं, जब भूदान का दौर था उसमें कई राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, ये जो ऐसे कवि थे जिन्होंने इसके समर्थन में कई सशक्त कविताएं लिखी थी। इसके विरोध में भी आया था, वो नेपाली थे कवि, मुझ दीनहीन से क्या मांगे, धरती से मांग, गगन से मांग। विनोबा पर एक व्यंग्य कविता थी कि हमसे क्यों मांग रहे हो। लेकिन वहीं दिनकर की एक कविता थी कि नहीं देखता क्रांति इस धरा पर उतर रही है, इसको पहचान, ऐसा मैंने कविता पूरी याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत ही सशक्त कविता थी दिनकर की। इसी तरह से सियाराम शरण गुप्त ने उस प्रभाव में आकर के पूरा गीता का अनुवाद किया था हिंदी में, बहुत ही सशक्त अनुवाद था। तो साहित्य तो प्रभावित हुआ था। जबलपुर के एक लेखक थे, उन्होंने कई नाटक और कहानियां लिखी थी इस संदर्भ में, भूदान आंदोलन की। तो साहित्य का निर्माण, जो साहित्य जगत में स्थापित कवि और लेखक थे, कहानीकार थे, उन्होंने जो किया वो तो अपनी जगह है ही। लेकिन गांधी क्षेत्र में जो विचारवान लोग थे, जिनकी वाणी में, जिनके भाषा में तेज था, उनमें शिखर पर हम मानते हैं दादा धर्माधिकारी। और दादा धर्माधिकारी का दर्शन के क्षेत्र में बहुत गहरा प्रवेश था, और इसका उपयोग सर्वोदय आंदोलन की नई पीढ़ी तैयार करने के लिए उनके हफ्ते हफ्ते भर के शिविर हुआ करते। जैसे सर्वोदय विचार के प्रस्तुत करने वाली एक बहुत ही मजबूत सशक्त किताब है सर्वोदय दर्शन। वह सर्वोदय दर्शन आचार्य दादा धर्माधिकारी के प्रवचनों का संचयन है। उसमें नई जनरेशन के कार्यकर्ता तैयार करने के लिए बुलाए जाते थे, सप्ताह भर वो एक साथ रहते थे। और ये सर्वोदय आंदोलन की पहचान थी कि श्रम का कुछ काम तो होगा ही, यानी चरखा कताई तो होगी ही, कुछ उत्पादक काम, कुछ सफाई का काम तो होगा ही। केवल क्लास नहीं चलेंगे, केवल बौद्धिक चर्चा नहीं होगी,
ये तो उसका था ही उसका स्वरूप। तो सर्वोदय का अपना साहित्य निर्माण का काम भी बड़े पैमाने पर हुआ। कई उपन्यास, कई नाटक इस संदर्भ में लिखे गए, लेकिन कोई इस धारा के विरुद्ध बहुत ज्यादा लिखने वाले लोग साहित्य के क्षेत्र के, वो गोपाल सिंह नेपाली और ऐसे कुछ लोग थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं आया। ज्यादातर समर्थन में ही साहित्य रचा गया। हम लोग तो उस समय सीख रहे थे, एक तरह से कहिए तो 56, 57, 58 में लिखना, बोलना सीख रहे थे। सीखते सीखते कुछ लिख भी गए। लेकिन एक दिलचस्प बात शायद आपके ध्यान में न आया हो, वो मैं बता रहा हूं कि मैं राही कैसे हो गया। ये लेखन के संदर्भ में ही आता है। लोग समझ लेते हैं कि बहुत सारे राही हैं कविताएं लिखने वाले, तो ये भी कविता लिखता होगा। लेकिन जब 57 में हम पदयात्रा में निकले, तो हमने तय किया कि सरनेम हटा देंगे, जाति सूचक है सरनेम, इसलिए उसे नहीं जोड़ेंगे। तो कहीं भी गांव में जाते थे, पूछते थे, नाम लोग पूछते थे, परिचय होता था, तो नाम बता दिया, रामचंद्र। आगे आप तो जानते हैं बिहार के ये प्रश्न होता था, आगे तो आगे आगे पीछे कुछ नहीं, रामचंद्र, नहीं नहीं नहीं। तब 2-4 बार का अनुभव आया, लोग बाप का नाम पूछ लेते और उनका प्रश्न का जवाब मिल जाता था, क्योंकि संस्कारवश बाप का नाम बिना सरनेम के जबान पर आता ही नहीं था। तो लोग सेटिस्फाई हो जाते थे, मालूम हो जाता था बाप का नाम आया, इसका मतलब कि। तब हमने तय किया कि इसको रिप्लेस किया जाए। चल रहे थे रास्ते पर उन दिनों, तो हमने सोचा कि राह पर चल ही रहे हैं, राही नाम लगा। तो उस तरह से ये कविता के कारण नहीं, प्रवृत्ति के कारण राहगीर हो गया था मार्ग की तलाश में, इसलिए राही नाम पड़ गया। तो धीरे धीरे वो सरनेम जो था वो उसका विलोपन हो गया, और इसका आनंद है मुझे। तो आप ठीक कह रहे हैं, और दरअसल कई बार स्थितियां जैसी नहीं रहती हैं, उसके बारे में धारणा कुछ और बना दी जाती है। तो अब जब हिंदी आलोचना और हिंदी साहित्य का एक पूरा ढांचा हमारे सामने है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा एक मोह भंग का वो दौर है, और कविता अचानक गुस्से में आ गई है, और कविता जैसी चीजें आ गई है। तो मेरा सवाल दरअसल उस लिहाज से था, गांधी से अनुप्राणित, गांधी से प्रभावित साहित्य की एक पूरी धारा क्या जब दुनिया में ही एक दौर मान लिया गया, तो साहित्य उससे अलग रहा होगा ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक तार्किक लिहाज से और वैचारिक लिहाज से जो एक हिंदी की अपनी आलोचकीय यात्रा रही है, जिसमें कभी हमको धूमिल दिखलाई पड़ते हैं, कहीं राजकमल चौधरी दिखलाई पड़ते हैं, ये सब उसी दौर के उन्नयन हैं। ये या तो उस समय युवा थे या ये सक्रिय हो चुके थे। तो साफ लगता है कि इस देश में नवनिर्माण को लेकर बिल्कुल साफ साफ एक समझ है, और अपने अपने पथ को लेकर निष्ठा भी है। आज जब हम बात कर रहे हैं, तो गांधी से पहले और गांधी के बाद का तो एक विभाजन है ही, श्रम भारती भी आज नहीं है। उसका एक तदर्थ रूप सरकार के संरक्षण में जरूर चल रहा है। तो अब दरअसल हम
आपके साथ एक मूल्यांकन भी देखना चाह रहे हैं, जिसमें आपके ये अनुभव भी शामिल हैं और बाकी चीजें भी। नहीं, वो जो साहित्य का जो आपने सवाल उठाया ना, तो मेरा क्षेत्र दायरा सीमित रहा भूदान आंदोलन के संदर्भ में, सर्वोदय आंदोलन के संदर्भ तक मेरा सीमित रहा है। व्यापक पैमाने पर साहित्य में गांधी का प्रभाव, नवनिर्माण की जो चेतना जगी थी, गांधी ने जिसे प्रोत्साहित किया था रचनात्मक आधार पर, इसके अलावा एक और धारा का स्फुरण हुआ था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, जिसको मैं यहाँ आखिरी वो अभी फिलहाल करके रखता हूँ। जयप्रकाश जी की जो विचार यात्रा है, शोध यात्रा है जीवन की, वो मार्क्सवाद से शुरू होती है। मार्क्सवाद से शुरू हो करके मार्क्सवाद के प्रयोगों को जाकर सीधे समझकर उसका विश्लेषण करके उनके अंतर मन में ये सवाल उठता है कि मनुष्य के अंदर की अच्छाई की प्रेरणा का मूल स्रोत क्या है, और तब वो उपवास करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, और धीरे धीरे मार्क्सवाद, समाजवाद, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से लेकर समाज सर्वोदय आंदोलन तक पहुंचते हैं। उस दौरान इस यात्रा में उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो लोकतंत्र की पृष्ठभूमि हमने बनाई है, जो आधार भूमि हमने खड़ी की है, उससे तो उल्टा पिरामिड है ये। यानी शीर्ष पर सर्वाधिक शक्ति केंद्रित है और बुनियाद में न्यूनतम। ये जो ढांचा है पूरा का पूरा, उस ढांचे पर सवाल खड़े हुए उनके मन में, और इसलिए जयप्रकाश जी ने, ये 60s की बात है, एक थीसिस तैयार की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना। ये हिंदी अंग्रेजी में प्रकाशित साहित्य है। और जगह जगह देश भर में वो इस पर सेमिनार आयोजित किए, जिसमें अशोक मेहता जैसे विद्वान, डॉक्टर लोहिया जैसे लोग, सब लोग शामिल होते थे। लेकिन मेरा जो आज जो मेरी समझ बनी है वो ये है कि जयप्रकाश जी के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में और जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन्होंने समाज और राज के बीच क्या संतुलन होना चाहिए, राज क्या है और समाज क्या है, और समाज ही राज नहीं है या राज ही समाज नहीं है, ये इस दिशा में सोच बहुत कम नेताओं की। अधिकतम लोगों ने यही माना कि राज्य के मार्फत हम समाज को बना लेंगे जैसा समाज चाहते हैं। यद्यपि मार्क्सवादी प्रयोगों के अनुभव, चाइना के अनुभव हमारे सामने हैं, आज तो कम से कम सोच में बदलाव आना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश जी का वो प्रयास राजनीतिक क्षेत्र में उतना यशस्वी या क्रिया के तौर पर प्रभावी नहीं हो पाया। इसीलिए जयप्रकाश जी भूदान आंदोलन में फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय की तरफ उनका प्रयाण चला हुआ शुरू हुआ। 57 में उन्होंने इसका अनुभव किया था और उस समय उन्होंने ये लिखा था, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय। क्यों आए वो? तो ये जो एक पूरे भारतीय राजनीति में एक धारा है जो राज्य को ही परिवर्तन का माध्यम मानती है,
और एक धारा है जो समाज की नैतिक वैचारिक शक्ति के आधार पर उसके बूते नए समाज का निर्माण, नए राज्य की व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज उस जगह पर हैं कि जब अपने सर्वोदय आंदोलन को भी, भूदान आंदोलन, ग्रामदान, ग्राम स्वराज आंदोलन को भी कसौटी पर कसें, और अभी तक जो राज्य में के नाम पर हुआ है उसको भी कसौटी पर कसें। आज ये पिछले अनुभवों में से बहुत कुछ सीखने को मिला है, अगर हम सीखने को तैयार हैं। आज की बातचीत हम लोग यहीं पर पूरी करते हैं और फिर एक बार आपसे मिलेंगे, आपसे समय तय करके। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।